हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को मालूम है कि हमारी जो भी आजकल सीरीज चल रही है रैपिड फायर, उसमें तैयारी हो रही है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की। आप सभी को पता है कि ये जो 12th के एग्जाम है 19 फरवरी को पहला हिंदी का एग्जाम है, जिसके लिए मैं रैपिड फायर चला रहा हूँ कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 10 मार्क्स आपके विधान से आते हैं। वितान में आपको 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में ही आपको रिवीजन करना है और मैं 3 चैप्टर्स की अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें वितान के पहले चैप्टर सिल्वर वेडिंग से 50 क्वेश्चन, दूसरा आपका झूठ का चैप्टर है जिसमें 55, और उसके बाद लास्ट का जो चैप्टर है अतीत में दबे पांव, उसमें 60 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो टोटल क्वेश्चन में से आप जब अध्ययन करेंगे तीनों वीडियोस का, तो पाएंगे कि जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 10, वो इन सबसे बाहर नहीं जाने वाले। तो निश्चित तौर पर 100% आप रिजल्ट गेन करोगे और 10 के 10 मार्क्स लेकर आओगे। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि सिल्वर वेडिंग से मैंने 50 क्वेश्चनों की इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आप यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सही मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे कुछ बदलाव बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। उनको यह बदलाव अच्छे न लगने के क्या कारण हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ आधुनिकता को हम अपनाए जा रहे हैं। विज्ञान का युग चल रहा है, आए दिन नई नई तकनीकें आ रही हैं, विज्ञान नए नए आविष्कार कर रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ कारण हैं जिसके कारण से ये बदलाव अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसमें कौन सा कारण हो सकता है यह देखते हैं। पहला कारण बताया गया है, जो ऑप्शन ए है, वे परंपराओं के अनुसार चलते हैं। दूसरा, उन्हें युवा पीढ़ी पसंद नहीं है। सी, अशिक्षा के कारण, या डी, उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको अगर हम कहें कि वो परंपरा के अनुसार चलते हैं, इस प्रकार से उन्हें कोई बदलाव पसंद नहीं आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। दूसरा, सिल्वर वेडिंग चैप्टर कुछ इसी प्रकार का है जो हमें पारंपरिक जो समस्याएं हैं, हमारी परंपराओं के साथ जो आधुनिकता है उसके साथ हम कैसे बदलाव और कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं आज के जीवन में, ये पूरा अध्याय हमें यही सिखाता है। तो सिल्वर वेडिंग का दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा, आपने बार बार ये सुना होगा, जो हुआ होगा वाक्य के अर्थ छवियां निम्न में से नहीं है उसे छांटिए। कि जो हुआ होगा से संबंध किससे है। आपको पता है कि सिल्वर वेडिंग में एक करेक्टर है किसंदा। किसंदा की मृत्यु के संबंध में ये सेंटेंस बोला जाता है, जो हुआ होगा। तो उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, अकेलेपन के कारण, उनकी मृत्यु का कारण ढूंढा जा रहा है, उनकी परेशानियों का, उनकी समस्याओं का कारण ढूंढा जा रहा है। तो यहां पर हम कारण ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन बी, कोई खोज खबर लेने वाला ना हो। सी, बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली हो। या डी, क्षय रोग। तो हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के कारण में जो यहाँ पर छवियां निम्न में नहीं है, हमें नहीं का पता करना है। 3 छवियां वो हैं जो इस वाक्य से संबंध रखती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी है, कोई खोज खबर लेने वाला ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या भेंट किया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आप पूरे जब चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव्स निकालने होते हैं कि हम सही आंसर दे सकें। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होता है। ऑप्शन ए, घड़ी, क्या उसने घड़ी भेंट की। ऑप्शन बी, पैंट। ऑप्शन सी, पैंट और कमीज। या ऑप्शन डी, ऊनी ड्रेसी गाउन। तो कौन सा ऑप्शन है, आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा जाता है आप भी उसका आंसर अपने मन में ले लीजिएगा। आंसर मैं तो बताऊंगा ही। ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊनी ड्रेसिंग गाउन उनका जो बेटा है भूषण वो उनको गिफ्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है। तो सिल्वर वेडिंग का शादी की रजत जयंती और शादी के 25 वर्ष पूरा हो जाने के अवसर पर ये मनाई जाती है, या उपयुक्त दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही जो आंसर है बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर वेडिंग पार्ट में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहां चले जाते थे। मतलब डेली का एक रूटीन बना लिया था अपने जीवन में, उन्होंने परिवर्तन किया था। तो वो रूटीन क्या था, वो रूटीन इनमें से हम देखते हैं। ऑप्शन ए, क्या वो गोलमार्ट जाते थे। या ऑप्शन बी, पहाड़ी पर जाते थे। ऑप्शन सी, सिनेमा घर जाते थे। या फिर ऑप्शन डी, बिरला मंदिर जाते थे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो वो बिरला मंदिर जाना आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है। तो यहां पर मनोहर राम जोशी, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी,
ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद यादव या ऑप्शन डी ओम थानवी। तो कौन होते हैं लेखक? इनके लेखक होते हैं मनोहर श्याम जोशी जी। यहाँ राम और श्याम में मत उलझ जाइएगा, ध्यान रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी इसका आंसर है। नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? तो मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म हुआ है 9 अगस्त 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहां पर हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है 4 आपके पास। ऑप्शन ए में है अजमेर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी भोपाल में या ऑप्शन डी कानपुर में। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म हुआ है अजमेर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, नहले पर दहला का अर्थ क्या होता है? ये जो एक यहाँ पर मुहावरा आता है, ये आपका इस चैप्टर में आता है, तो जिसका सही अर्थ होगा हम देखते हैं। ऑप्शन ए किसी की ओर देखना, या ऑप्शन बी जोरदार जवाब देना, ऑप्शन आपका सी ग है, ऑप्शन सी ठहाका मारकर हंसना, या ऑप्शन डी प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर होगा जोरदार जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? आपने सिल्वर वेडिंग कहानी का पूरा अध्याय जो है ध्यान से पढ़ा है। उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चारों कैरेक्टर हैं, परंतु दो कैरेक्टर तो बहुत ही मुख्यधार हैं इसमें। एक किशनदा और दूसरा ऑप्शन यशोधर पंत। ये दोनों ही जो किरदार है यहाँ पर बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, परंतु फिर भी अगर हम सिल्वर वेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर यशोधर पंत जी इसके मुख्य पात्र होते हैं। नेक्स्ट, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? वो आखिर अपने बच्चों और पत्नी से क्या चाहते थे? ऑप्शन ए पैसा चाहते थे, ऑप्शन बी सम्मान चाहते थे, ऑप्शन सी परंपराओं का पालन, या फिर ऑप्शन डी मुक्ति चाहते थे। तो यशोधर पंत या यशोधर बाबू, ध्यान दीजिएगा, उनका जो सही नाम है वो यशोधर पंत है। तो यहाँ पर वो चाहते क्या थे अपने बच्चों से? यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वो सिर्फ अपने बच्चों और पत्नी से अपना सम्मान चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? वापिस क्वेश्चन आया है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बदल गए हैं। तो ऑप्शन के आप देख रहे हैं, ए में फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, बी में मनोहर श्याम जोशी, सी में श्याम मनोहर जोशी। तो यहाँ पर पहले आपने देखा होगा कुछ और ऑप्शन थे, वहां कंफ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ पर श्याम मनोहर जोशी और मनोहर श्याम जोशी शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसमें उलझना मत, मनोहर श्याम जोशी जी इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? कथानायक कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन चेंज करके आया है, यहां पर मुख्य पात्र पूछा गया है, यहां पर कथानायक पूछा गया है। तो दोनों ही सेम है। प्रश्न अपना रूप परिवर्तन कर सकता है, आपको उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन समझ आएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो मैंने ही बताया कि इस अध्याय में दो मुख्य पात्र हैं, प्रथम यशोधर बाबू और दूसरा किशनदा। तो जो आदर्श मानते थे वो किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो यशोधर बाबू जी जो सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे वो बॉय सर्विस के पद पर थे। बाद में जहां पर वो जॉब कर रहे थे वो कौन सा पद था? वो दूसरा पद था, वो एक ऑडिटर का पद होता है, ठीक है। परंतु जो अभी वर्तमान में वो कार्यरत होते हैं वो ऑडिटर के पद पे होते हैं, परंतु पहला उनकी जो सर्वप्रथम नियुक्ति होती है वो बॉय सर्विस के रूप में होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यशोधर बाबू का पूरा नाम मैंने अभी अभी ऊपर बात की थी, पूरा नाम हो सकता है वाई डी पंत। यशो से वाई, धर से डी और पंत, वाई डी पंत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। यशोधर बाबू के निकाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिल्वर वेडिंग किस रूप में मनाई जाती है? 25 साल होने पर और रजत जयंती के रूप में। तो यहाँ पर 25वीं जयंती, 25वां वर्ष होता है उनकी वर्षगांठ को, इसलिए सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दफ्तर के बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? सिल्वर वेडिंग के लिए वो अपने दफ्तर के जो कर्मचारी होते हैं सभी को कुछ रुपया देते हैं, तो वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10 रुपए होते हैं, ऑप्शन बी 15 रुपए, ऑप्शन सी 20 रुपए, या फिर ऑप्शन डी 30 रुपए। तो सही जो अमाउंट होता है वो 30 रुपए होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? यहां पर चैप्टर में आया है एक वाक्य कि वो किस रूप में उनको अपना पुत्र मानते हैं। ऑप्शन ए मानस रूप में, ऑप्शन बी दत्तक रूप में, ऑप्शन सी नाजायज पुत्र, या फिर डी पुत्र। तो यहां दत्तक पुत्र जो कहा है, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। उसके बाद नाजायज पुत्र, जो नाजायज संबंधों से पुत्र पैदा होता है उसको नाजायज, और ये जो हमारा
आनुवंशिक तौर पे जो बायोलॉजिकल पुत्र होता है वो हुआ। तो यहाँ पर जो लेखक कहता है वो उसको मानस पुत्र के रूप में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए दिल्ली के, ऑप्शन बी आगरा के, ऑप्शन सी कुमाऊं के, या ऑप्शन डी मेरठ के। तो इसका सही आंसर होगा कुमाऊं के। और कुमाऊं मंडल में भी वो होते हैं कहाँ के? अल्मोड़ा शहर के। ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, अल्मोड़ा के रूप में आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अल्मोड़ा उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, किसनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन सी यशोधर, या फिर डी भाई। उन्होंने मानस पुत्र के रूप में वो कहा था, तो फिर भी किसनदा यशोधर को भाऊ कहकर बुलाते थे। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? जब वो अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, गाउन पहन रहे होते हैं, तो एक बात उनको चुभती है। उसमें कौन सी होती है? ध्यान दीजिएगा, पत्नी द्वारा उपेक्षा, या ऑप्शन बी भूषण के व्यंग वचन, ऑप्शन सी केक काटना, या फिर ऑप्शन डी दूध लाने की बात। तो जो उनको बात चुभती है वो अपनी पत्नी द्वारा कहा जाता है, दूध लाने के लिए बोला जाता है, ये बात उनको चुभ जाती है वहां पर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? उनकी दशा के संबंध में ऑप्शन है, ए द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, बचपन के सुदामा जैसी, या फिर पत्नी के साथ सुदामा जैसी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जाने वाले हैं और यहां पर लौटना है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है कि द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी उनकी स्थिति होती है जब वो सब्जी लेकर घर पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के 3 बेटे होते हैं। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, ऑप्शन बी धार्मिक, सी मौज मस्ती, या डी सादगीपूर्ण। तो यशोधर बाबू को सादगीपूर्ण जीवन पसंद था, ऑप्शन डी आपका सही होगा। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं किससे? आधुनिकता से, पुरानी परंपराओं से, विलायती जीवन से, या सरकारी कार्यालय से? कहां से जुड़े हुए होते हैं? तो यशोधर बाबू का जो जीवन होता है वो पुरानी परंपराओं से जुड़ा होता है, पारंपरिक व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? ऑप्शन ए पति का, बी आधुनिकता का, सी अपने बच्चों का, या डी मौज मस्ती का। आखिर जो यशोधर बाबू की पत्नी होती हैं, आपने अध्याय में पढ़ा होगा, तो वो जो अपना साथ देती हैं वो अपने बच्चों का साथ देती हैं, ना कि पारंपरिक के रूप में जो पति होता है उनका साथ देती है। वो अपने बच्चों के साथ आधुनिकता में जीती हैं, तो यहाँ पर अपने बच्चों का साथ देती हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो यहाँ पर जो मासिक रूप में उसको रुपए मिलते हैं वो होते हैं 1500 रुपए। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, घृणापूर्ण, या फिर अलगाव भरा? तो हम देख रहे हैं कि जो उनके बच्चे और पत्नी होती हैं वो आधुनिकतावादी होते हैं, और जो यशोधर बाबू होते हैं वो पारंपरिक पुराने विचारों वाले होते हैं। तो यहाँ पर उनका जीवन क्या हो जाता है? अलग थलग हो जाता है, तो अलगाव भर जाता है उनके जीवन में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो यहाँ पर यदि कमरों की बात की जाए कि उनके क्वार्टर में कितने कमरे थे, उनके बच्चे तो 3 थे, परंतु उनके क्वार्टर में कमरे 2 ही थे। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर विराजमान थे? मैंने अभी जब पहले पूछा उनका सर्वप्रथम पद क्या था, तो एक बॉय सर्विस का था, और उसके बाद यदि वर्तमान पद पूछा जाता है तो वो ऑडिटर के पद पर कार्य करते थे। नेक्स्ट, यशोधर पंत अपने ऑफिस में फाइल को किस रंग के फीते से बांधते थे? रंग का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है परंतु गंभीर क्वेश्चन है कि किस रंग के फीते से वो अपनी फाइल को बांधते हैं। तो जो रंग होता है वो है लाल। नेक्स्ट, दफ्तर की घड़ी में कितने समय होने पर यशोधर जी कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? तो वो जो समय होता है आपको ध्यान होगा कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 5:25, 4 बजने पर, ऑप्शन सी 5 बजने पर, या ऑप्शन डी 4:30। आप कंफ्यूज मत होना, यदि ये शब्दों में आए, यदि ये अंकों में भी आए शब्द लिखे हुए, तो 5:25 आपका बिल्कुल सही समय है, तो इस पे आप टिक करेंगे। यदि शब्दों में आए या अंकों में आए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से उसको क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई, ये शब्द किसके द्वारा कहा गया है? भूषण के द्वारा, ऑप्शन बी किसनदा के द्वारा, या ऑप्शन सी यशोधर द्वारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑफिस में कौन कार्य करता है? ऑफिस में कार्य करते हैं यशोधर जी, तो ये कथन भी यशोधर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यशोधर पंत की शादी कब हुई? तो यशोधर पंत जी की शादी होती है 6 फरवरी 1947 को। किशनदा ने अपने दफ्तर में किसको नौकरी दिलवाई? तो जो किशनदा जी नौकरी दिलवाते हैं अपने दफ्तर में वो यशोधर को दिलवाते हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था? यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम होता है भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण कहाँ नौकरी करने लगा था? तो जो भूषण होता है वो कहां पर नौकरी करता है? ऑप्शन ए विद्यालय में, बी सरकारी दफ्तर में, सी विज्ञापन संस्था में, या फिर डी एक अस्पताल में। तो आपने देखा होगा ध्यान से, तो आपको पता होगा कि एक विज्ञान संस्था में भूषण नौकरी करने लगता है जहां पर उसको 1500 रुपए तनख्वाह मिलने लगती है। भूषण को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? क्वेश्चन भी आ गया है, 1500 रुपए 1500 रुपए। आप इसको ध्यान से देख के रखिएगा, अगर 1500 लिखा है तो उसका मतलब भी 1500 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं, यह कथन किसका है? मतलब मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने लोग उसमें रहने आते हैं, तो वो किशनदा जी इस वाक्य को कहते हैं। नेक्स्ट, यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? तो यहां पर विचारधारा की बात की गई है, तो पहली परंपरागत विचारधारा, या बी पाश्चात्य विचारधारा, सी आधुनिक विचारधारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सबको पता है कि जो यशोधर बाबू जी थे वो एक परंपरागत विचारधारा के व्यक्ति थे जिनको आधुनिक विचारधारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो उनके बच्चे और उनकी पत्नी लोग अपना चुके थे। तो वो होती है आधुनिक विचारधारा जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नेक्स्ट है, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन कौन कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कथन कौन कहता है? किशनदा कहते हैं, या भूषण के द्वारा कहा जाता है, मोहन के द्वारा कहा जाता है, या फिर यशोधर बाबू के द्वारा कहा जाता है? जब उनके बच्चे, किनके? यशोधर बाबू के बच्चे उनको सिल्वर वेडिंग बनाने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हुआ होगा किससे संबंधित था, तो तब मैंने आपको बताया था कि किशनदा की मृत्यु के संबंध में ये क्वेश्चन बना है, तो वो क्वेश्चन अपना रूप बदलकर यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट है आपका, यशोधर बाबू का मन किस परिवेश के अनुकूल सोचता है? जो यशोधर बाबू का मन है पाश्चात्य परिवेश के अनुकूल सोचता है, आधुनिक परिवेश के, या फिर भारतीय परिवेश के, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पाश्चात्य और आधुनिक तो बिल्कुल भी उनकी सोच नहीं है, उनका परिवेश जो है वो भारतीय होता है। नेक्स्ट, यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण है? आप उन 3 बातों को ध्यान में सुनिएगा, यशोधर बाबू जी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन सी? सबसे पहली माता पिता के संस्कार को, दूसरा गुरुजनों की शिक्षा को, और तीसरा साहित्य के साथ जुड़ाव को। तीनों ही बातें वो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आप लोगों को भी इन चीजों को बहुत महत्व मानना चाहिए कि सबसे पहले अपने माता पिता, फिर गुरुजन लोग, और हमारा साहित्य, हमारे संस्कृति जो है उन सबको बहुत महत्व देना चाहिए। तो उपयुक्त तीनों बातें सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आप डी पे क्लिक करेंगे, ना कि तीनों लिखें। हमारे जो लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम आ चुके हैं, तो हमारा 47वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय किस क्रांति का युग है? औद्योगिक क्रांति का, तकनीकी क्रांति का, या सूचना एवं प्रसारण क्रांति का? ये कुछ बातें मैंने स्टार्टिंग में यदि आपने सुनी होंगी ध्यान से, तो ये सब मैं औद्योगिक क्रांति के होते हुए हम विज्ञान के युग में, तकनीकी के युग में अग्रसर हो रहे हैं, सूचना और प्रसारण का ये युग है, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तीनों ही सही हैं। यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपने जीजा जी का हाल चाल पूछने कहाँ जाना चाहते हैं? तो वो अपने जीजा जी जो बीमार होते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है, उनका हालचाल पूछने के लिए वो जाने की इच्छा जताते हैं कि उनको कहाँ जाना है? अहमदाबाद जाना है उनका हालचाल पूछने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने अपने विवाह में लड्डू बनवाने के लिए बैंक से कितने रुपए का कर्ज लिया था? विवाह में लड्डू बनवाए, वो भी बैंक के कर्ज से, तो उसके लिए उन्होंने कितना रुपया लिया? तो हम देखते हैं यहाँ पर, क्या उन्होंने 2000 रुपए लिए, 5000 रुपए, 7000 रुपए, या 10,000 रुपए? आपका सही ऑप्शन होगा डी, उन्होंने 10,000 रुपए का लोन लिया होता है अपनी शादी के में लड्डू बनवाने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू किन लोगों को देखकर समहाउ इम्प्रॉपर कहने की भावनाएं व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए आधुनिक विचारधारा वाले, ऑप्शन बी प्राचीन विचारधारा वाले, ऑप्शन सी परंपरागत विचारधारा वाले, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो आपको पता है समहाउ इम्प्रॉपर ये सब जो बोलते हैं वो आधुनिक विचारधारा वाले लोगों को देखकर बोला जाता है यशोधर बाबू जी के द्वारा। इस प्रकार आपके जो पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, उसके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 में से 3 क्वेश्चन, तो 3 ही चैप्टर हैं आपके, तो लगभग तीनों ही चैप्टर से 3-3 या 1 से 4 इस तरह से क्वेश्चन मिलकर 10 बनेंगे। तो इन 50 क्वेश्चनों में से कोई 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 50 में से ही वो होंगे जो आपके पूरे मार्क्स लाने के लिए
सफल होंगे। तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल हिंदी शिक्षक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।